नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिव्यांगजनों के लिए खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ये स्पेशल बुलेटिन उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। हिंदुस्तान में कोरोना का मीटर फुल स्पीड में भाग रहा है और खुद आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश में 103 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 4000 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। देश में कोरोना संकट कितना गहरा गया है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान कोरोना के मामले में चीन से आगे निकल गया है। भारत में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना का ग्राफ हर गुजरते दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना के स्पीडोमीटर पर गौर करें तो अब तक देश में 85,940 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 2,752 लोगों की मौत हुई है। हालांकि रिकवर करने वाले 30,000 से भी ज्यादा हैं। अब तक 30,153 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं और यही आंकड़ा हिंदुस्तान को कोरोना को हराने का हौसला देता है। वहीं 24 घंटे के आंकड़े पर नजर डालें तो देश में 3,970 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक बार फिर 100 से ज्यादा जाने गई हैं। पिछले 24 घंटे में 103 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। सबसे पहले आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताते हैं, वो ये है कि कोरोना केस के मामलों में भारत अब चीन से भी आगे निकल चुका है। चीन में कोरोना के अब तक 82,941 केस सामने आए हैं, जबकि भारत में आंकड़ा 86,000 के करीब पहुंचने लगा है। हालांकि कोरोना से मौत की बात करें तो चीन अब भी भारत से आगे है। चीन में कोरोना से अब तक 4,633 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारत में अब तक कोरोना से 2,752 लोगों की जान गई है। यानी भारत में अगर कोरोना के हालात की बात करें तो लगातार किलर वायरस की स्पीड तेज होती जा रही है। वहीं मुंबई में आंकड़ों की बात करें तो ये 17,000 को पार कर चुका है। मुंबई में अब तक 17,671 नए केस सामने आए हैं। इसमें से 933 नए केस सिर्फ 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुंबई में अब तक 655 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोरोना के चलते होने वाली मौतें या फिर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले केसेस का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए, उसके मुताबिक पूरे महाराष्ट्र में शुक्रवार को ही 49 लोगों की मौत हुई, जबकि अकेले मुंबई में ही 34 लोगों की मौत दर्ज की गई। मुंबई में ही 933 पॉजिटिव केसेस सामने आए, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 1576 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुंबई में 17,000 के पार अभी तक कोरोना के मरीज हो चुके हैं, जबकि ये आंकड़ा महाराष्ट्र में 29,000 के पार जा चुका है। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में कोरोना की किलर स्पीड बहुत तेज है। गुजरात में अब तक करीब 9,932 केस सामने आए हैं और अहमदाबाद इस वक्त कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। अकेले अहमदाबाद में 7,171 केस हो चुके हैं, जबकि 479 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में भी कोरोना का मीटर फुल स्पीड से भाग रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 425 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना का नंबर 8,895 पहुंच गया है और 123 लोगों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 8800 लोग जो है अब तक इससे संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पर 123 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। हालांकि रिकवरी की भी संख्या अच्छी खासी बढ़ी है यहाँ पर, लेकिन पिछले 24 घंटे में 425 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से सरकार और प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि 17 मई को तीसरे लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही है। 18 मई से चौथा लॉकडाउन शुरू हो रहा है। ऐसे में चर्चा ये शुरू हो चुकी है किस तरह की रियायतें चौथे लॉकडाउन में दी जानी चाहिए। हालांकि दिल्ली सरकार ने केंद्र को अपना प्रपोजल भेज दिया है और साथ ही कुछ सुझाव भी दिए हैं, जिस पर साफ तौर पर दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली में 50% जो मॉल्स हैं उनको खोला जाना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही जो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं वो भी लिमिटेड होनी चाहिए। दिल्ली भर में जिस तरह की अलग अलग लापरवाही की तस्वीरें जो है अलग अलग इलाकों से आ रही हैं, तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने केंद्र को ये भी सुझाव दिया है कि मास्क को आवश्यक अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। ऐसे में उम्मीद है कि चौथे लॉकडाउन से इस कोरोना से राहत मिलेगी, शायद कोरोना के चेन को तोड़ा जा सकेगा और साथ ही ये भी उम्मीद की जा रही है कि लोग भी अब सरकार और प्रशासन को सहयोग करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात क्या हैं, ये भी देखिए। एमपी में कोरोना का मीटर 4,500 को पार कर गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक 4,595 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 239 लोगों की मौत हो चुकी है। एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना के केस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं हैदराबाद में
AIMIM के विधायक और असदुद्दीन ओवैसी के रिश्तेदार अहमद बलाला सरेआम लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखे। असदुद्दीन ओवैसी के विधायक अहमद बलाला ने रेड जोन में सड़क पर लगी बैरिकेडिंग को जबरन हटाकर गाड़ियों के लिए रास्ता खोल दिया। लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 का आना तय है, लेकिन लॉकडाउन 4 में काफी कुछ बदला नजर आएगा। इसकी एक झलक दिखी पटना एयरपोर्ट पर। दरअसल पटना एयरपोर्ट ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि अगर सरकार फ्लाइट्स को उड़ने की इजाजत देती है तो नए नियम कैसे होंगे, किस तरह से एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा। लॉकडाउन 4.0 देशवासियों के लिए कई रियायतों की सौगात लेकर आने वाला है। इस दौरान एक बार फिर आसमान में यात्रियों के साथ प्लेन उड़ान भर सकते हैं। लॉकडाउन में छूट के बाद अगर उड़ानों की शुरुआत हुई तो एविएशन सेक्टर पूरी तरह बदला नजर आएगा। कोरोना काल में एयरपोर्ट से लेकर हवाई जहाज के अंदर तक सब कुछ बदल जाएंगे। कोरोना काल में चालू होने के बाद देश के एयरपोर्ट्स कैसे दिखेंगे, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे स्थान पे ही खड़े हो, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। तस्वीरें तो ये बिहार के पटना एयरपोर्ट की हैं, लेकिन आने वाले दिनों में देश के हर एयरपोर्ट की कमोबेश ऐसी ही तस्वीर दिखने वाली है। शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर ONGC के बिहार झारखंड के कर्मचारियों के पटना लैंड करने और फिर दूसरी खेप के कर्मचारियों को मुंबई भेजने के दौरान वहां किस तरह की तैयारियां थीं, इसकी पूरी तस्वीर नजर आई। प्लेन के लैंड करते ही यात्री एक एक कर बाहर निकले और एक दूसरे से दूरी बनाकर आगे बढ़े। आमतौर पर प्लेन से उतरते वक्त लोगों में जल्द से जल्द पिकअप बस में चढ़ने की हड़बड़ी होती है, लेकिन कोरोना काल में यात्रियों को मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह जब डिपार्चर के लिए आप पहुंचेंगे तो आपको प्लेन पर चढ़ते समय भी मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नीतीश सरकार भले ही लॉकडाउन को 30 मई तक बढ़ाने के पक्ष में हो, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर लॉकडाउन के बाद फ्लाइट शुरू करने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे स्थान पे ही खड़े हो, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। एयरपोर्ट पर जैसे ही यात्री पहुंचेंगे, ठीक इसी तरह से सबको अपनी बारी का इंतजार करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी यात्रियों को इसी तरह से सर्कल में खड़ा होना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, हर यात्री के लिए चेहरे पर मास्क लगाना जरूरी होगा। यात्री अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए जैसे ही एयरपोर्ट में एंट्री करेंगे, वहां तैनात कर्मचारी हर लगेज, हर बैग को अच्छी तरह से सैनिटाइज करेंगे। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। इसके बाद हर यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, ठीक ऐसे ही जैसा आप देख रहे हैं। जांचा जाएगा कि कहीं आपको बुखार, खांसी या कोरोना का कोई लक्षण तो नहीं। डिपार्चर गेट पर नजारा इस तरह का होगा। हाईटेक मशीन से आपकी फिर से स्क्रीनिंग होगी, तभी यात्री आगे बढ़ पाएगा। इसके बाद यात्री चेक इन एरिया में पहुंचेगा। चेक इन एरिया में भी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। क्विक असिस्टेंस एरिया में आपको अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे, वो भी पूरी सावधानी के साथ, तभी यात्री को आगे बढ़ने की इजाजत मिलेगी। सिक्योरिटी एरिया में सुरक्षाकर्मी PPE किट के साथ लैस होंगे, जो आपकी तलाशी लेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आपको चेकिंग करानी है। सिक्योरिटी चेकअप के बाद आप अगली कॉल के इंतजार में जहां बैठेंगे, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। हर सीट के बाद क्रॉस का निशान है, यानी आपको क्रॉस वाली सीट छोड़कर बैठना है। इसके बाद एक एक कर यात्री बोर्डिंग गेट पर पहुंचेंगे, जहां पूरी तसल्ली करने के बाद कर्मचारी आपको आगे जाने देंगे। हां, याद रखिए, यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। तब जाकर आप उस फ्लाइट तक पहुंचेंगे जिससे आपको आसमान की सैर करनी है। इतना ही नहीं, प्लेन के अंदर भी सभी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
अगर सरकार ने लॉकडाउन 4 में फ्लाइट उड़ानों की इजाजत दी तो आसमान में एक बार फिर जहाज की गड़गड़ाहट सुनाई देगी। अगर ऐसा हुआ तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, सरकार और एयरपोर्ट स्टाफ का सहयोग करना होगा। कोरोना के किलर वायरस हर रोज हिंदुस्तान में 100 जिंदगियों की बलि ले रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में एक और मार पड़ी है मजदूरों पर। वो मजदूर जो रोटी के लिए गांव घर छोड़कर निकले थे और अब रोटी की तलाश में घर लौटते वक्त हादसे का शिकार हो रहे हैं। कोरोना का किलर वायरस हर रोज हिंदुस्तान में 100 जिंदगियों की बलि ले रहा है, लेकिन कोरोना काल में एक और मार पड़ी है मजदूरों पर। वो मजदूर जो रोटी के लिए गांव घर छोड़कर निकले थे और अब रोटी की तलाश में घर लौटते वक्त हादसे के शिकार हो रहे हैं। हर रोज प्रवासी मजदूरों की मजबूरी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोई भूखा है तो कोई बीमार है। कहीं भूख और थकान मजदूरों की जान ले रहा है तो कहीं सड़क दुर्घटना में मजदूरों की जान जा रही है। आज ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा हुआ है यूपी के औरैया में। मोहाली हाईवे पर सुबह 3 बजे 2 ट्रकों की टक्कर में कम से कम 24 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 35 प्रवासी मजदूर घायल हैं। दोनों ही ट्रकों पर मजदूर सवार थे। हादसे में घायल 19 मजदूरों को सैफई रेफर किया गया है, जबकि 15 मजदूर औरैया के जिला अस्पताल में भर्ती हैं। घायलों में कई मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये सभी प्रवासी मजदूर दिल्ली से गोरखपुर जा रहे थे। 24 लोग को भी सूचना है जेतना की। देखिए अब ये सब तो चीज़ें जो है हम लोग इसको देखेंगे कैसे इतने लोग जाते हैं गाड़ी में थे, और जैसा संज्ञान में आ रहा है कि ये दिल्ली से चले थे जाते हैं। एक गाड़ी दिल्ली से बताया जा रहा है जाते हैं, जो ये आपका DCM था दिल्ली से चली थी, और दूसरी गाड़ी जाते हैं भरतपुर और जयपुर से जाते हैं। तो अन्य राज्यों से भी जाते हैं लोग इस तरह से आ रहे हैं, इतनी संख्या में आ रहे हैं जाते हैं। ये सब हम पूरी चीज़ों को तत्काल करेंगे जिससे कि किसी भी मजदूर या किसी को दिक्कत न हो। दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुके, ढाबे पी रहे थे। पीछे से एक बड़ा ट्रक की पूरे देवजी राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है जी, उसमें कुछ ऊपर को बैठे तो वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया, तो शायद ड्राइवर को नहीं आपकी कुछ चाहिए होगी। साइड में था, ट्रक के साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ इसमें 23 कैजुअलिटी हुई है। 15 को हमने सैफई रेफर करा जिनके ज्यादा फ्रैक्चर है और माइनर फ्रैक्चर माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है। हमारे 20 लोग यहाँ एडमिट है। कोरोना के लॉकडाउन में रोजी रोटी छीनने के बाद मजदूरों की बेबसी की तस्वीरें रोज ही आ रही हैं। आज सुबह औरैया में जो हादसा हुआ वो बेहद ही दर्दनाक है। जिस रोटी के लिए मजदूर इतना दर्द झेल रहे हैं, मौत के बाद वही रोटी सड़क पर बिखरी पड़ी। अब उसे खाने वाला ही नहीं बचा। और आपस में एक गाड़ी निकल रही थी और आते आते वो खड़ी हो पाई, और उसके बाद दूसरी गाड़ी ने आके पीछे DCM वालों ने उसमें टक्कर मार दी, तो जाके गड्ढे में गिर पड़ी। नहीं, ये ट्राला खड़ा हुआ था कि ट्राला चल रहा था, हल्का हल्का सा, वो रोक ही पाया था। जैसे ही ब्रेक लगाया, जैसे DCM आई पीछे से, उसने चक्कर मार दी। कितने लोग सवार थे? सवार तो ये अंदाजा नहीं लगा पाया, 100 लोग की लगभग सवार हो दोनों गाड़ियों में। इसी जगह वो ट्राला खड़ा हुआ था और उसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आई DCM मिनी ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मारी खड़े हुए ट्राले में। बताया जाता है कि ट्राले में उस समय चूना और पुट्टी लदा हुआ था और साथ ही कई सारे लगभग 30 के करीब मजदूर भी उसमें थे। जो ट्राले का ड्राइवर है वो चाय पीने के लिए उतरा था और नजदीक का जो ढाबा है यहीं पे गया था। इतनी दौरान में ही ये टक्कर होती है। बताया जाता है कि टक्कर इतनी तेज थी, इतनी जबरदस्त थी कि ट्राला पूरी तरीके से डिसबैलेंस होता हुआ पलट गया और पलटने के बाद जो चूना और पुट्टी उसमें लदा हुआ था वो पूरी तरीके से गिर गया। क्योंकि जो बुरी तरीके से टक्कर हुई थी, उस टक्कर के बाद जो DCM के लोग थे वो भी आकर के इसी गड्ढे में गिरे और जो लोग ट्राले में सवार थे वो भी इसी गड्ढे में गिरे। लेकिन चूना पुट्टी ज़्यादा होने की वजह से निश्चित तौर पर वो जो दम है उनका दम घुटने लगा। और उसके बाद जब यहाँ पुलिस पहुंची है, बताता है कि लगभग 15 से 20 मिनट बाद यहाँ 112 नंबर की गाड़ी पहुंची है और काफ़ी देर बाद यहाँ पर लोकल पुलिस पहुंची है। ये जो रोटी है, ये जो पूड़ी है, ये जो कपड़े हैं, ये बताते हैं कि किस तरीके से श्रमिक लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश आ रहे हैं अपने अपने अलग अलग राज्यों से। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल, राजस्थान और जो अन्य आसपास के राज्य हैं वहाँ के श्रमिक इन दोनों ही ट्रकों में, इन दोनों ही ट्राले में DCM में सवार थे।
जिसके बाद स्थानीय लोग यहां पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य का जो पूरा जिम्मा है वो उठाया है। पुलिस भी तब तक यहां पहुंची है, लेकिन तब तक 24 लोगों की जान जा चुकी थी। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर मरने वालों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखद है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मजदूरों के साथ ये कोई पहला हादसा नहीं है। पिछले 7-8 दिन में महाराष्ट्र से लेकर एमपी, बिहार और यूपी में कई हादसे हो चुके हैं। ये वो मजदूर हैं जो घर लौट रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही मौत आ गई। कोरोना के इस संकट काल में मजदूरों का पलायन नॉन स्टॉप जारी है। महाराष्ट्र और गुजरात में हजारों की संख्या में मजदूर सफर कर रहे हैं। आपको कानपुर से आई सबसे दर्दनाक तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बीमार बच्चे के लिए मजदूर ने चारपाई का स्ट्रेचर बना लिया। चारपाई से एक बल्ली और रस्सी बनाकर स्ट्रेचर बनाया और फिर शुरू हो गया एक अंतहीन सफर। ये मजदूर लुधियाना से निकला था। इसी बीच इसके बच्चे की गर्दन में चोट आ गई। फिर इस मजदूर परिवार के लिए यही चारपाई का स्ट्रेचर ही सहारा बन गया। पिछले 15 दिनों से चलते चलते ये मजदूर कल कानपुर पहुंचा, तब इसकी मुलाकात पुलिस वालों से हुई। बाद में थोड़ी सी मदद मिली। क्या दिक्कत है, क्या हुआ? पता नहीं अचानक कैसा दोनों कहाँ रहने वाले हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ है? यहाँ से कैसे जाओगे? कैसे पड़ेगा? हाँ, कहाँ से आ रहे हो? लुधियाने से। लुधियाने से आ रहे हो? कितना पैदल ही चल के आ रहे हो? वैसे चल के आ रहे हैं साहब। अच्छा, कोई मदद नहीं मिल रही? कोई मदद नहीं, थोड़ा बहुत बैठाए हैं बस। मान लो कि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर। अभी कहाँ पहुँच गए हो? अभी कानपुर साहब। कानपुर में हो? कितने दिन से चल रहे हो? कितने दिन से चल रहे हो? 15 दिन से। 15 दिन हो गए? क्या नाम है? अच्छा, मेरा नाम राजकुमार। और इसको लड़के को क्या हो गया? बच्चे को गर्दन को गया। तो इसको लेकर के कितने लोग हो आप लोग? हम लोग कम से कम 5 परिवार लेकर 7-17 आदमी है। 17-18 आदमी। अच्छा, कहाँ जाना है अभी आपको? हमको सिंगरौली जिला जाना है। सिंगरौली जिला जाना है? मध्य प्रदेश। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ से चलते चलते? 15 दिन। कानपुर से ही एक और तस्वीर सामने आई है। लगातार सफर करते करते एक मजदूर रास्ते में ही बेहोश हो गया। मौके पर मौजूद और मजदूरों ने फौरन एम्बुलेंस बुलाई और बेहोश पड़े शख्स की मदद की। ये दर्दनाक तस्वीरें कई शहरों से आई हैं। कहीं मजदूर बेहोश हो रहे हैं तो कहीं उनकी मौत हो रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी एक दर्दनाक हादसा हो गया। सागर कानपुर हाईवे पर मजदूरों को ले जा रही एक ट्रक पलट गई, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे में 19 मजदूर घायल हैं। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद उसका मासूम बच्चा मां के शव के पास बैठकर रोता रहा और उसे उठाने वाला कोई नहीं था। ये तस्वीरें वाकई जहन में सवाल पैदा करती हैं कि आखिर इन मजदूरों की गलती क्या थी? आखिर इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? सेना को कश्मीर घाटी में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर के बडगाम में आतंकी अड्डे को ध्वस्त करते हुए लश्कर-ए-तौयबा के आतंकी जहूर वानी को गिरफ्तार किया है। सेना ने उसके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। आतंकी जहूर ने अपने घर से 200 से 300 मीटर की दूरी पर अपना ठिकाना बनाया था। आतंकी जहूर वानी लश्कर के एक और आतंकी यूसुफ कांतारू का करीबी सहयोगी बताया जाता है। सेना को उसके पास से हथियार और गोला बारूद तो मिले ही हैं। और आपको बता दें कि सेना के मुताबिक जहूर यूसुफ की लश्कर टीम को ठिकाने और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराया करता था और यूसुफ मुख्य रूप से बडगाम और बारामूला इलाके में सक्रिय है। दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। राहुल गांधी ने आज देश में चल रहे कोरोना संकट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजदूरों के बारे में बोलते हुए राहुल गांधी ने सरकार द्वारा जारी किए गए राहत पैकेज पर सवाल उठाया और ये मांग की कि मजदूरों को पैकेज के जरिए नहीं बल्कि सीधे अकाउंट में पैसा दिया जाए। पूरा देश कठिनाई में है, लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं।
जब बच्चों को चोट लगती है तो मां जो होती है वो बच्चे को कर्ज नहीं देती है। मां जो होती है बच्चे को एकदम मदद करती है। और जो मेरा डिसअपॉइंटमेंट है, और मैं राजनीतिक तौर से नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के साइड से बोल रहा हूं, जो पैकेज होना चाहिए वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्ट आज जो जरूरत है किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। ये जो लोग आज तड़प रहे हैं, ये जो लोग आज सड़क पे भूखे प्यासे चल रहे हैं, ये हिंदुस्तान के भविष्य हैं। और ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारे माता पिता हैं। इनको हमें पूरा समर्थन करना है। मैं विनती करता हूं कि आज जो हमारी जनता है, जो गरीब जनता है, उनको पैसे की जरूरत है। और नरेंद्र मोदी जी को मैं प्यार से बोल रहा हूं कि इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए और इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर की जो हमने बात की थी, सीधा का सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालने की जो बात की थी, 200 दिन की नरेगा की जो बात की थी, किसानों को डायरेक्ट पैसा देने की जो बात की थी, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी सोचें, क्योंकि ये जो लोग हैं ये हमारा भविष्य है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर इसी समय दिव्यांगजनों के लिए लेकर आएंगे यह स्पेशल न्यूज बुलेटिन।